सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। बंगाल शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त और सरकार से सहायक प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं एनईपी पर क्या कहते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है और वह शिक्षा नीति अब पश्चिम बंगाल में भी लागू हो चुका है। यह शिक्षा नीति पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाएगी, इसी विषय में हम आज पहुंचे हैं यादवपुर विश्वविद्यालय, जहां हम छात्रों से बात करेंगे इस नई शिक्षा नीति को लेकर कि वे क्या सोचते हैं, कितना यह लागू करेगा अपने लक्ष्य को। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ जादवपुर के कुछ विद्यार्थियों से। नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, ममता सरकार ने भी नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ है यादवपुर विश्वविद्यालय के कई छात्र, उनसे ही पूछते हैं कि नई शिक्षा नीति बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव ला सकती है। देखिए, जो एनईपी 2020 है, मतलब जो नया शिक्षा नीति है, ये देश के एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। पर बंगाल में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक नहीं है। तो जो डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एजुकेशन में, जैसे 4 साल का यूजी कोर्स और जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब बंगाल में कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, इस बारे में हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये कितना इम्प्लीमेंट इधर हो सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि बंगाल में एजुकेशन में जो स्कैम हो रहा है उस पर नज़र रखते हुए इधर नया एजुकेशन पॉलिसी जैसा एक बेहतर सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये भी हम सोच रहे हैं। आपका नाम बोलिएगा। राजर्षि चक्रवर्ती, मैं यहाँ का रिसर्च स्कॉलर हूँ। आपने सुना कि नई शिक्षा नीति लागू करने से बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा, लेकिन उससे पहले जो भ्रष्टाचार है उसे भी दूर करने में सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसी मुद्दे पे और एक छात्र से हम बात करते हैं। नई जो शिक्षा नीति लाई है वो बंगाल में भी लागू हो चुका है, ममता सरकार ने उसे घोषणा कर दिया है। तो आपको क्या लगता है ये शिक्षा नीति बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव लाएगा? नहीं, सरकार ने जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने अपने हिसाब से उसको लागू किया है। कुछ जो चीज़ें हैं उस शिक्षा नीति के अंडर जो आती है, जैसे कि 4 साल का ग्रेजुएशन, वो उसको लागू किया गया है और ऐसी कुछ चीज़ों को भी लेके आया गया है। मेरे हिसाब से अगर ये होता है तो इस वक्त पश्चिम बंगाल के लिए जो मेन मुद्दा ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो विश्वविद्यालय हैं उनमें फंड्स की एक कमी दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पे भी है, प्रेसिडेंसी में भी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी है। तो अगर एनईपी के तहत अगर इस राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं अगर वो आ जाए तो उसके हिसाब से शायद उनको जो फंड्स मिलने में जो दिक्कत हो रही थी वो शायद सुलझ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी हमें यहाँ पे समझना होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि 4 साल का ग्रेजुएशन है उसको दिया गया है और उसके साथ राज्य सरकार ने अपने हिसाब से उसको अपने एक ढांचे में ढाल दिया है। तो उसके हिसाब से समझना होगा कि ये कैसे, किस तरीके से आने वाले दिनों में उसका मतलब दिखाई देगा। तो अगर मतलब ये तो अभी तक हुआ नहीं है, तो अगर आने वाले 1 साल के अंदर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमको दिखेगा कि हमारे यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर ये किस तरीके से दिख रहा है। आपका नाम? सोमारिया। एक्चुअली दिस इज़ द मैं जो समझ में आया है इस शिक्षा नीति के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि लागू किया जाने के बाद हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट की पक्ष में जाते हैं कि विपक्ष में जाते हैं, और नया शिक्षा नीति छात्रों के लिए भलाई के लिए या इसके विपक्ष से जाते हैं। हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं, तो हम लोगों को इसमें भी कुछ जानना बहुत बाकी है। नई शिक्षा नीति को लेके हमारा जो सोच है कि नई शिक्षा नीति जो लागू करना चाहता है कि हम कितने कम खर्चे में पढ़ रहे हैं। हम 1235 हर साल को पे करते हैं, वी पे 1235 टू स्टडी, बट व्हेन द NEP is actually implemented the fees won't remain that low.
it will be in the thousands. Everyone won't be able to afford the courses like we are able to afford now. Like वही लोग पढ़ पाएंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो लोग पढ़ने के लिए नहीं आ पाएंगे. हम इसका विरोध करते हैं. NEP में अच्छा बुरा सब मिलके लोग जो बोल रहे हैं, बट अच्छाइयों को सब लोग तभी पा सकते हैं जब सबके लिए शिक्षा हो. शिक्षा सबके लिए तभी होगा जब शिक्षा का क्या बोले, when education is free of cost or the cost is nominal. But when it is costing thousands or lakhs of rupees, only the privileged section of the society would get to actually study. That is the main part of the NEP we are actually opposing. And secondly, the NEP is not only bringing privatization into education, it is also changing the syllabuses in the name of propaganda, in the name of correcting syllabuses. Recently we have seen what things they have edited and omitted from syllabus. Mendeleev's periodic table in the chemistry. Secondly, it has omitted the history of the Mughal rulers from India. It has omitted Darwin's evolution theory, which are actually necessary for every human being to study. Whether it is right or wrong, justified or not, that we may debate among ourselves, but that we all need to learn. So what exactly we oppose from the NEP is first of all the privatization of education, and secondly the communalization of the syllabus. That we can say. My previous speaker has already spoken about how NEP is like bringing a privatization in the education sector of the country, and like as he mentioned, the syllabuses that have been omitted out, or like he said out Mendel's periodic table. Like the government with this NEP is trying to bring about a certain gap between the students' education. Like if you like periodic table, the chemicals, they are a very necessary part to know about in our day-to-day lives, because at least if we know the chemicals, we know which one is harmful and which is not harmful. So the students who will come in the new generation will not know the basic differences or the basic necessities for learning those chemicals. Firstly, and secondly, there is a point saying that there are multiple entry and exit points in NEP. I agree that there will be a multiple entry and exit points, but whether the colleges and the universities are really doing it, or they are really accepting or giving any guarantee that या आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ पढ़ाई, मेरा घर का कुछ काम है, ये छोड़ के मैं पढ़ाई छोड़ के जा रहा हूँ, मैं 2 साल बाद वापस आऊँगा तो मुझे वापस एडमिशन मिलेगा, या कॉलेज क्या मुझे कंफर्म या गारंटी कर पाएगा मुझे कि मैं आऊँगा तो मुझे वापस उसका एडमिशन मिलेगा और मैं उसी जिस पॉइंट पे मैं छोड़ा हूँ उस पॉइंट से मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा. And like there are several other things, the syllabus omissions, and the courses are becoming of 4 years. The undergraduate degree is already having a good syllabus, and like the students are learning from it, and extending it to 4 years plus omission of syllabuses and also multidisciplinarity of courses. So ना आप अगर जियोग्राफी का कोर्स कर रहे हो, छोड़ो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, आप उसके साथ अचानक से फिजिक्स पढ़ोगे, अब अचानक से उसके साथ आपको बायो साइंस पसंद है बायो साइंस पढ़ोगे, आपको हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री पढ़ोगे. एक तो लिमिट होना चाहिए ना स्टूडेंट को कि इतना टाइम ही क्लास होना चाहिए, इतना टाइम. एक बंदा जो फिजिक्स पढ़ रहा था उसको फिर उस क्लास के बाद वापस अगर हिस्ट्री क्लास ज्वाइन करने जाना पड़े, जो माइंड रेस, जो माइंड गैप होता है वही तो नहीं मिलेगा. एक मतलब NEP, like what is more problematic and fundamentally wrong with the NEP, like they propose many attractive things, attractive perspectives and stuff, that is okay, but there is only one way to actually conceptualize those, actually realize those. We do not have the government investing enough in education. For like more than 50 years, SFI has been demanding that at least 6% of the national budget to be invested upon education. What do we see today? Not even 2% of the budget is invested upon education. With that, none of what is promised in the NEP is possible. It is all a show. It is all a show for the people to enjoy momentously. But actually what they are promising, it will never come to us. It will come to whom? Who actually have the money to afford that. That is what we think is the fundamental problem with the NEP. What they are promising and what is actually possible. There is a big gap between the two. That is. I think that the most concerning thing in the whole system of NEP is the matter of privatization, but there is another angle, that is the caste angle. Okay. Now, if you talk about only the privatization of which is happening because of NEP, yes, it is happening because many schools and public colleges are being shut down, and for that many private sectors are opening. Okay. Now, we have to look at the diagram of India. The most poor people all around the world most of them live in India. Okay. So what happened in the earlier age, before the British came to India, there were
many divisions in our society. Okay, like the scheduled caste, it still exists now. Like scheduled caste, scheduled tribe, the caste system basically. Now, I think there is a hidden agenda. Okay, like to uplift the Brahmins once again, and I think this is a case of Brahminism which is being tried to establish through the NEP. NEP also brings about an anti-Muslim propaganda. If you see the Mughals have been cut out from the syllabuses in the NEP. Yeah, you know what? If you look about the basic architectural beauties around the city, or in several cities of the North India, you take Bengal only, there have been several beautiful artworks by the Mughals. Yeah, like if a person gets to know about ताजमहल तो सभी घूमने जाते हैं, पर ताजमहल कैसे हुआ, ताजमहल के पीछे कहानी क्या है, कौन से मुगल रूलर ने बनाया था, ताजमहल क्यों इतना फेमस है, ये अगर कोई ना जाने तो लाइक दे आर मिसिंग आउट द बेसिक पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन दैट इज नीडेड बाय एवरी स्टूडेंट, और नॉट एवरी स्टूडेंट ऑल्सो बट ऑल्सो एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। नई शिक्षा नीति पश्चिम बंगाल में भी लागू हो चुका है और इसी मुद्दे पे आज यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना विचार रखा कि नई शिक्षा नीति जो कुछ हो वह समय के साथ पता चलेगा, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना है कि नई शिक्षा नीति विशेष करके गरीब तबके के जो छात्र हैं उनके लिए कितना कारगर होगा। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसे मुक्त करके स्वच्छ शिक्षा नीति लागू करने का भी मांग यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया है। कैमरामैन अमित के साथ संतोष शर्मा, यादवपुर, कोलकाता। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।